16वीं सदी में हमारे देश में मुगलों का शासन आया। मुगल काल में देश की अर्थव्यवस्था अपने पीक पर थी। मुगल दुनिया के सबसे अमीर राजाओं में से एक थे। मुगलों ने एक से बढ़कर एक बिल्डिंग्स बनवाई, जैसे कि ताजमहल, लाल किला। इनके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी, लेकिन एक ऐसी चीज थी जिसमें वो बाकी दुनिया से पीछे रह गए, काफी पीछे। इतना पीछे कि आज भी भारत उसकी भरपाई नहीं कर पाया है। क्या थी वो वजह और मुगलों की इस गलती की सजा भारत को क्यों मिली? आज के इस वीडियो में हम मुगल काल के इसी पहलू को जानेंगे कि कैसे मुगल काल में हम लगातार पीछे होते गए। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। 1526 से लेकर 1757 के बीच जब मुगल भारत के बड़े हिस्से पर रूल कर रहे थे, तब यूरोप और अमेरिका में ऐसे बदलाव हो रहे थे जिन्होंने आगे चलकर इन्हें सुपर पावर बना दिया और भारत को गुलाम। हमारे शहंशाह, नवाब सब अपनी अपनी ताकत को बढ़ाने में लगे थे, युद्ध लड़ रहे थे, शानदार महलों और किलों को बनवाने में लगे हुए थे, लेकिन किसी ने भी साइंस पर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए प्राचीन भारत में जहां हम विज्ञान में भी काफी आगे थे, वहीं सल्तनत काल के बाद से हम पीछे होते चले गए। मुगल काल में सारे राजा जब टेरिटरीज को जीत कर अपना साम्राज्य बढ़ाने में लगे हुए थे, तब यूरोप बदल रहा था। 14वीं सदी में ही यहाँ पर पुनर्जागरण का दौर शुरू हो गया। यूरोपियंस ने अपने पुराने ग्लोरियस रोमन काल को दोबारा वापस लाने की कोशिश शुरू की। पुनर्जागरण का असर यह हुआ कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में साइंटिफिक रेवोल्यूशन का दौर आया। इसके साथ ही क्रांतिकारी विचारकों जैसे कि रूसो, वॉल्टेयर के जरिए लोगों को समझ आने लगा कि उन्हें सत्ता में भागीदारी चाहिए और उनके अपने अधिकार भी हैं। यही वजह है कि जहां भारत में इस पूरे टाइम पीरियड में युद्ध चल रहे थे, वहीं यूरोप में धर्म से लेकर राजतंत्र और अर्थव्यवस्था से लेकर विज्ञान तक हर जगह हलचल हो रही थी। इस हलचल में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब 15वीं शताब्दी में गुटेनबर्ग नाम के एक यूरोपियन ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कर दिया। प्रिंटिंग प्रेस एक क्रांतिकारी खोज थी, क्योंकि इससे यूरोप में रूसो, वॉल्टेयर, जॉन लॉक जैसे विचारकों के थॉट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगे। लोगों को एजुकेशन देना आसान हो गया। जब ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ने लिखने लगे, तो वो सरकार और धर्म को चलाने वाले लोगों से सवाल करने लगे। ईसाई धर्म के अंधविश्वासों को इससे खूब चोट पहुंची और प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ। लेकिन जब ये सब यूरोप में हो रहा था, तब हमारे देश में आर्ट और आर्किटेक्चर पर तो बहुत ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन साइंस पर ध्यान बेहद कम था। आज भी हम साइंस की जिस नॉलेज को अपने देश की धरोहर मानते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें एंशिएंट इंडिया में मिलता है, मिडिवल पीरियड में नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि मुगल काल में यूरोप जैसी कोई क्रांति नहीं हुई। भारत में 15वीं सदी में भक्ति काल की सबसे बड़ी क्रांति हुई, जब कबीर और नानक जैसे संतों ने धार्मिक बुराइयों पर सवाल उठाने शुरू किए। ठीक वैसे ही जैसे पुनर्जागरण काल के दौरान यूरोप में ईसाई धर्म की प्रथाओं पर सवाल उठे थे। लेकिन भारत में इस क्रांति को साइंस के क्षेत्र में कोई बड़ा फायदा नहीं मिला, क्योंकि हम साइंस में कुछ कर ही नहीं रहे थे। अब मैं आपको कुछ ऐसा आविष्कार और खोजों के बारे में बताऊंगा जो यूरोप में तब हो रहे थे जब हमारे देश पर मुगल रूल कर रहे थे, यानी कि हम कुछ नहीं कर रहे थे। सबसे पहले 16वीं सदी में ईसाई धर्म की मान्यताओं को चैलेंज करते हुए निकोलस कॉपरनिकस ने सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल रखा। इस मॉडल में कहा गया कि अर्थ सहित सारे प्लैनेट्स सूरज का चक्कर लगाते हैं, ना कि ईसाई धर्म की मान्यता के हिसाब से सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है। उन्होंने ऑन द रेवोल्यूशंस ऑफ द हेवनली स्फीयर्स नाम से किताब लिखी, जिससे मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की नींव रखी जा सकी और ब्रह्मांड को और भी बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली। ठीक ऐसे ही 17वीं सदी में एंटोनी वैन लीवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। इससे बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आसानी से देखा जा सकता था, जो नंगी आंखों से नहीं दिखते। इस आविष्कार ने माइक्रोबायोलॉजी की नींव रखी और साथ ही वायरस को पढ़ने और मेडिकल इंडस्ट्री को डेवलप करने में बहुत मदद दी। इसी तरह 1609 में डच मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर हैंस लेपर्शे ने दूरबीन की खोज की। इससे एस्ट्रोनॉमी को समझने में मदद मिली। इसी दूरबीन का यूज करके गैलीलियो ने ब्रह्मांड को समझने के लिए दूरबीन को आसमान की तरफ लगाया, जिससे ब्रह्मांड में मौजूद ग्रहों और उपग्रहों को समझने में मदद मिली। साल 1628 में विलियम हार्वे नाम के एक साइंटिस्ट ने हार्ट की स्पीड पर अपना एक आर्टिकल निकाला, जिससे दुनिया को यह समझने में मदद मिली कि हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो का सिस्टम कैसे काम करता है। उनकी इस डिस्कवरी ने मॉडर्न फिजियोलॉजी यानी कि शरीर विज्ञान की नींव रखी। ठीक ऐसे ही 1643 में बैरोमीटर का आविष्कार हुआ, जिसने मौसम और जलवायु को समझने में मदद दी और मौसम विज्ञान को एक नई दिशा दी। आगे चलकर 1698 में एक ऐसा आविष्कार हुआ जिसने पूरे यूरोप में क्रांति ला दी। थॉमस सेवरी नाम के आदमी ने स्टीम पंप बनाया, यानी कि भाप का इंजन। यह इंजन पानी निकालने के लिए स्टीम के प्रेशर को यूज करता था। कुल मिलाकर हुआ यह कि इंग्लैंड में इस आविष्कार की वजह से आगे चलकर स्टीम इंजन बने और आखिरकार इसी से रेलवे की भी शुरुआत हुई।
इसी तरह से 17वीं सदी में मलेरिया नाम की जानलेवा बीमारी की दवा खोज ली गई। आइजैक न्यूटन और गॉटफ्राइड विल्हेम लेबनीज ने मैथ्स की एक नई ब्रांच कैलकुलस को डेवलप किया, जिसने फिजिक्स, इंजीनियरिंग और मैथ्स को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझने में मदद की। तो ये सारे तो आविष्कार हो रहे थे हर तरफ, लेकिन सवाल ये आता है कि जब यूरोप में ये सब हो रहा था, तब भारत, जो कि यूरोपियन देशों से काफी बड़ा और समृद्ध देश था, वहां ऐसा कोई विकास क्यों नहीं हो पाया? इस सवाल के जवाब में सोशोलॉजिस्ट मैक्स वेबर ने एक थ्योरी दी है। थ्योरी ये कि भारत में उस वक्त जो भी सोशल और रिलीजियस स्ट्रक्चर था, उसकी वजह से देश में विज्ञान और तार्किक सोच को बढ़ावा नहीं मिल पाया। वहीं यूरोप में जब ईसाइयों के बीच प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ, खास करके कैल्विनवाद, तो इससे यूरोप में एक तार्किक सोच को बढ़ावा मिला और इसने कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया। असल में कैल्विनवाद प्रोटेस्टेंट धर्म की वो ब्रांच है जो कहती है कि संसार में आपकी सफलता स्वर्ग में मोक्ष का रास्ता बनाती है, यानी कि अभी अच्छा काम करो तो स्वर्ग में मोक्ष जल्दी मिल जाएगा। इससे यूरोप में काम करना और पैसे कमाना एक तरह की ड्यूटी बन गया। वहीं वेबर के हिसाब से भारत में ऐसा नहीं हो रहा था। यहाँ पर लोग जातियों और धर्म में बटे हुए थे, सबके पहले से अपने काम तय थे, इसलिए यहाँ लोग अपनी कास्ट के काम से बाहर निकलकर दूसरे काम करने का मोटिवेशन नहीं ले पाए। जातिवाद के सिस्टम ने इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को एनकरेज नहीं किया, जो कि कैपिटलिज्म को बढ़ाने में मददगार होते हैं। वेबर ये भी कहते हैं कि हिंदू धर्म में ज्यादा फोकस कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर था, यानी कि इस जन्म का हिसाब आपका अगले जन्म में हो जाएगा और अपने कर्तव्यों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए लोग अपने कास्ट के कर्तव्यों से अलग हटकर सोच ही नहीं पाए, क्योंकि लोग अपने कर्तव्य को पूरा करके मोक्ष प्राप्ति में लगे रहे। तो इससे जो यूरोपियन तरक्की का तरीका था वो कैसे काम करता? मुगल काल में इस्लाम को तो बहुत बढ़ावा मिला, लेकिन इस बढ़ावे ने भारत के समाज और धर्म के स्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा असर नहीं डाला। जाति प्रथा फिर भी बनी रही, अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से पर मुगलों का ही कंट्रोल रहा, फिर चाहे वो देश के अंदर का व्यापार हो या फिर इंटरनेशनल ट्रेड हो। इसके साथ ही मुगल काल का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यूरोप से काफी अलग था, जहां मुगल्स एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल स्टेट थे जिसमें कि सारी ताकत मुगलों के हाथ में थी। वहीं इसी टाइम पर यूरोप कई छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया था, जिसमें हर छोटा देश एक दूसरे देश से कंपटीशन करता था। सब में तरक्की की चाहत थी, इसीलिए यूरोप में साइंस और टेक्नोलॉजी पर फोकस किया गया। इससे यूरोप में एक मिडिल क्लास भी उभरी। जहां मिडिल क्लास ही यूरोप में नए नए इन्वेंशंस कर रही थी, वहीं मुगलों ने अपनी आर्मी को बढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया। इसके साथ ही मुगल बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे, जिसकी वजह से इंडिया में कोई मिडिल क्लास जो यूरोप में हो रही थी वो नहीं उभर पाई। ऐसा नहीं है कि मुगल वो सब नहीं कर सकते थे जो यूरोप में हो रहा था। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है शेर शाह सूरी, जिन्होंने सिर्फ 5 साल तक शासन किया भारत में और अपने काल में उन्होंने बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई, सराएं बनवाई, जो कि इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद करती। लेकिन मुगलों ने इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सोच कर देखिए, 330 साल तक शासन करने वाले मुगल बादशाहों से साउथ तक जाने के लिए एक ढंग की सड़क तक नहीं बनवाई गई। आम लोगों की बात जाने दीजिए, अपनी सेना तक के लिए ऐसी कोई सड़क नहीं बनवाई गई जिससे कि आर्मी ही वहां तक चली जाए ढंग से। वो किले बनवाने में, महल बनवाने में और मकबरे बनवाने में बिजी रहा करते थे। तो दोस्तों, ये थी वो वजह जिनकी वजह से मुगल काल में भारत विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की नहीं देख पाया। फिर जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने हमें और दबाया और इसकी वजह से हमारे देश का विज्ञान पिछड़ता चला गया। तो दोस्तों, मुगल काल का ये पहलू आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप इस बारे में क्या इत्तेफाक रखते हैं? अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।